बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात के 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सबकी निगाहें दरवाजे पर जमी हुई थी। मैंने पूछकर दरवाज़ा खोला तो सामने भाई खड़ा था, मगर उसका हुलिया अजीब सा था। उसकी शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए थे, जबकि बाल बिखरे और चेहरे पर अजीब घबराहट और वहशत थी। मैंने उसकी हालत को नज़रअंदाज करके सलाम किया, मगर उसने मेरे सलाम का कोई जवाब न दिया और मुझसे निगाहें चुराता हुआ अंदर चला गया। हालांकि भाई उम्र में मुझसे 8 साल बड़े थे और उनका घर में काफ़ी रोब था। वो हमेशा हंसते मुस्कुराते घर के अंदर आते थे, मुझे प्यार करते और मेरे लिए कोई न कोई चीज़ ज़रूर लाते थे। मगर आज एक तो वो खिलाफ़े मामूल बहुत लेट आए थे और दूसरे उन्होंने हमारी किसी बात का जवाब न दिया। उनका ये रवैया देखकर अम्मी, अबू और हम बहनें परेशान हो गईं। हम 3 बहनें थीं, भाई एक ही था, इसीलिए बहुत लाडला और अजीज़ था। सब उसकी इज्जत करते थे। हमारे घराने का माहौल बहुत मजहबी था, इसीलिए अब्बा ने 2 बहनों की शादी जल्दी ही कर दी। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई बचा था। मेरी उम्र अभी 18 साल थी। मेरा ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं हुआ था। मेरे अम्मी अब्बू भाई की शादी के बाद मेरी शादी करना चाहते थे, मगर भाई को कोई लड़की ही पसंद नहीं आती थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि हमारे ख़ानदान में मौत को तलाक पर तरजीह दी जाती थी। मन्ना कबूल करते थे, मगर एक बार शादी हो जाए तो फिर सारी ज़िंदगी उस बंधन को निभाते ज़रूर थे। इसीलिए भाई चाहते थे कि उनकी होने वाली शरीके हयात लाखों में एक हो, और इसी लाखों में एक के चक्कर में 4 साल यूं ही गुजर गए, मगर भाई की मनपसंद लड़की न मिली। कई जगहों पर तो इसलिए इनकार हो गया क्योंकि हमारे घर के माली हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। लोग जेवर और महर के नाम पर जो कुछ मांगते थे वो तो हमारी इस्तिताअत से ही बाहर था। सो यूं ही शादी इल्तवा में पड़ती रही। इस बात पर कई मर्तबा भाई का अम्मी अब्बू से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता और वो अक्सर ही गुस्से में घर से बाहर निकल जाते थे। मगर अब कुछ दिनों से उन्होंने शादी की रट छोड़ दी थी। अब वो अक्सर घर से बाहर रहने लगे थे, मगर आज तो घर में माहौल खुशगवार था। भाई की ये हालत हमारी समझ से बाहर थी। अगले दिन भी भाई ने किसी से बात नहीं की। वो सारा दिन कमरे में बंद रहे। हमने बहुत कोशिश की कि उनसे बात करें, मगर वो मुंह छुपाते फिर रहे थे। उनका रवैया यूं था जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म उनसे सरजद हो गया हो। अम्मी अबू ने अब शादी के लिए कोशिशें तेज कर दी। अब के बार भाई ने एक अनोखी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। भाई किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे जिसकी आंखों का रंग नीला हो। अम्मी अबू के लिए अब ये एक नया सरदर्द था, मगर फिर भाई की बात तो मानना थी। वो भी जिद के पक्के थे। मुंह से एक बात निकाल ले तो वो फिर पूरी करवा कर ही दम लेते थे। अम्मी अबू ने बहुत तलाश किया, मगर ऐसी कोई लड़की न मिली। बिलाखिर एक जानने वाले के तवस्सुत से अम्मी अबू ने खुशखबरी सुनाई कि एक निहायत ही मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल घराने का रिश्ता मुयस्सर आ रहा है। वो लोग लड़के की माली मदद करने की भी हामी भर रहे हैं, जबकि महर और जेवर के नाम पर भी उनका कोई नाजायज़ तकाजा नहीं है। वो लोग शराफत से अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं। हम लोगों को खुदा खुदा करके किसी मुअज़्ज़ज़ घराने का रिश्ता मुयस्सर आया था, सो ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। बाबर खान एक गयूर ख़ानदानी आदमी था। वो एक ही बात करता था, इसीलिए हम उसकी बात को भी अहमियत दे रहे थे। उसने शादी के लिए ये शर्त रखी थी कि फ़ौरन ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी करना होगी। इसकी उन्होंने कोई ख़ास वजह नहीं बताई, मगर हम लोगों को उनकी बात मानना पड़ी। यूँ ये रिश्ता उजलत में तय किया गया और फिर कम वक्त होने की वजह से ज़ोरों शोर से तैयारियां होने लगीं। आखिर को हम 3 बहनों का वो इकलौता भाई था। हमने जी भर के भाई की शादी पर अपने अरमान पूरे किए। शादी वाले दिन भाई भी बहुत खुश था। वो अपने दोस्तों में बैठा था। उसका सीना तो फ़ख्र से चौड़ा हो रहा था। आखिर को उसको अपनी मनपसंद दुल्हन जो मिल गई थी। अगरचे अभी तक उसने चेहरा नहीं देखा था, मगर माँ और बहनों से दानिया की इतनी तारीफ़ें सुनी थी कि वो उसे देखने के लिए बेताब हो रहे थे। यूं भी भाभी का ताल्लुक एक दीनी घराने से था। पिछले माह ही उन्होंने मदरसे से 4 साला तालीम की सनद हासिल की थी।
शायद इसीलिए उनके वालिद ने भी शादी में जल्दी दिखाई थी। दोस्त अहबाब भी वालिदैन के इस फैसले की तारीफ कर रहे थे। शाम के 10 बजे हम दुल्हन को रुखसत करके अपने घर ले आए। दानिया वाकई लाखों में एक थी। उसकी नीली आंखों में समंदर जैसी गहराई थी। हम तो उसे देखते रह गए। मैं ये सोच रही थी कि भाई देखेंगे तो उनका क्या हाल होगा। मैं हमारे घर के बड़े हॉल में बैठी थी, जहाँ मोहल्ले की सभी औरतें बैठी हुई थी। ज़्यादातर ख़वातीन पर्देदार थीं, इसलिए हमने भाई को कमरे में नहीं आने दिया। खैर, भाई के पास दुल्हन के लिए वक्त ही कहाँ था। दोस्त अहबाब ने उन्हें घेर रखा था। शादी का दिन इख्तिताम पजीर हुआ तो मैंने भाई से 4000 रुपये की खतीर रकम लेकर उनको कमरे में जाने की इजाज़त दी। उन्हें हंसी मजाक के झुरमट में भाभी के पास छोड़कर हम बहनें अम्मी के पास बैठ गईं। हम लोग मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे थे। कोई उनके बच्चों के नाम सोच रहा था तो कोई बच्चों की तादाद पर बहस कर रहा था। थोड़ी देर में भाई के कमरे से ऊंची ऊंची आवाज़ आना शुरू हो गई। हम लोगों को कुछ खटका ज़रूर हुआ, मगर अपनी अपनी जगह बैठे रहे। सोचा कि खुद ही मसला हल कर लेंगे। 5 मिनट भी ना हुए थे कि भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो गुस्से में भुनाए हुए कमरे से बाहर निकल गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अम्मी भी परेशान हो गई। हम बहनें भाई के गिर्द जमा हो गई, मगर उनकी आंखें तो शोले उगल रही थीं। हम लोग पूछते रह गए, भाई कुछ तो बताएं क्या हुआ है। मगर भाई अब्बू को ढूंढ रहे थे। इतने में अब्बू शोर सुनकर खुद ही आ गए। उनके आते ही भाई चिल्ला उठे। हालांकि ऐसी गुस्ताखी उन्होंने कभी नहीं की थी। अब्बू, ये शराफत देखी है आपने इन लोगों की? आपने तो कहा था लड़की बड़ी दीनदार है, मगर ये तो। भाई कहते कहते रुक गए। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। इल्ज़ाम तो उन्होंने दानिया पर लगा दिया था, मगर उसकी वजाहत भाई के पास नहीं थी। दानिया की ऐसी वैसी कोई बात हमने कभी नहीं सुनी थी। अम्मी अबू हैरान परेशान रह गए। खुदा खुदा करके तुम्हारी शादी की है और अब तुम्हें फजूल के नखरे सूझ रहे हैं। अबू ने भाई को डांटा, और खबरदार अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात सोची तो। अबू का इशारा अलहदगी की तरफ था। हमेशा की तरह भाई हमसे लड़ झगड़ कर घर से बाहर चले गए। हम लोग उन्हें आवाज़ें देते रह गए, मगर उन्होंने किसी की न सुनी। दानिया से शादी से पहले भी मेरी थोड़ी बहुत बेतकल्लुफ़ी थी, और यूं भी वो मेरी हम उम्र थी। बड़ी बहनों को उनके शौहर लेने आ गए थे। अब वो तकरीबन घर से जा रही थी। ऐसे में अम्मी ने बात संभाली और मुझे दानिया के कमरे में भेज दिया, ताकि मैं उससे असल वजह मालूम कर सकूं। कमरे में गई तो कमरे की हालत अजीब थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि मुबादा कोई इधर ना आ जाए, और कमरे की हालत देखकर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी वैसी बात न कह दे। खैर, अभी ये मामला हम तक ही था। इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। भाई के मिजाज से हम सभी वाकिफ़ थे। भाभी के कमरे में जो हमने सेज बनाई थी वो ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी। गुलाब की पत्तियाँ रौंदी जा चुकी थीं, जबकि भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। काजल फैल कर गालों तक आ गया था। उसकी हालत देखकर तो मैं भी सचमुच घबरा गई। मैंने पानी पिलाया तो वो कुछ नॉर्मल हुई। मैंने कहा, दानिया आखिर कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? मगर वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझसे उसकी हालत देखी न जाती थी। मैंने कमरे का लैंप ऑन कर दिया और लाइट ऑफ कर दी कि शायद उसकी झिझक कुछ कम हो, और फिर ऐसा ही हुआ। मैंने दानिया को लिटा दिया। उसको ज़रा सुकून आया तो मैंने उसका हाथ थाम लिया और बातें करने लगी। बड़ी मुश्किल से वो नॉर्मल हुई और अपनी कहानी बताना शुरू की। सानिया, तुम जानती हो मेरे घर वाले और मेरे ख़ानदान की कितनी इज़्ज़त और कितनी नेकनामी मशहूर है। अब्बू ने हम बहनों की बहुत अच्छी तरबियत की है। अम्मी ने भी हमेशा पर्दे का दर्स दिया। ये बात सच है कि मैंने कभी घर से बिला ज़रूरत कदम बाहर नहीं निकाला, मगर इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो उसके नसीब में लिखे होते हैं और शायद होकर ही रहते हैं। मेरी बचपन से एक ही सहेली थी। मैं और एमन एक दूसरे के बगैर कम ही रहते थे। वो अक्सर मेरे घर पाई जाती और मैं उसके घर से न निकलती। कुछ दिन पहले जब उसकी शादी की तारीख ठहरी तो मैं उसको खोने के खौफ से ही डर गई। अब मैं अक्सर उसके घर आती जाती रहती थी। अम्मी अबू मना नहीं करते थे, क्योंकि एमन के घर वालों को अम्मी अबू अच्छी तरह जानते थे। एमन की शादी की तारीख तय हुई तो हम सहेलियों ने महीना पहले ही ढोलकी रख ली, क्योंकि मिल बैठने का ये आखिरी मौका था। शाम के 6 बजते ही मैं अपनी दीगर सहेलियों के साथ एमन के घर चली जाती।
जहां हम मिलकर शादी वाले गीत गाती थीं। उस दिन शाम के 6 बजे हमारे कोई मेहमान आ गए। मुझे उनको चाय बनाकर देते देते देर हो गई। सबा आंटी की बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर वो गई तो मैं शाम के तकरीबन 8 बजे घर से निकली। मैं एमन के घर की तरफ ही जा रही थी। अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आकर मेरे पास रुकी। आन की आन गाड़ी से 2 लड़के निकले। उन्होंने मेरे मुंह पर रुमाल रखकर मुझे अपनी गाड़ी में धकेल दिया और किसी नामालूम मकाम पर ले गए और मुझे बर्बाद करके मेरे घर के करीब ही फेंक गए। इत्तेफाक से मेरे अब्बू उसी वक्त घर वापस आ रहे थे। वो तो किसी और की बेटी समझकर मेरी तरफ आए थे ताकि मुझे सहारा दे सके और मेरी मदद करें, मगर बदकिस्मती से उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी ही पड़ी थी जो बर्बादी की तस्वीर बनी हुई थी। अब्बू की आंखों में जो दर्द मैंने उस वक्त देखा तो समझ गई कि लोग बेटियों की पैदाइश पर क्यों खुश नहीं होते। बेटियों से नहीं, लोग उनके नसीब से डरते हैं। मैं लुटी पुटी अब्बा के साथ घर पहुंची तो अम्मा को मेरी हालत से ही सारी कहानी समझ में आ गई थी। हम लोग किसी से क्या शिकवा करते और क्या इंसाफ मांगते। इंसाफ मिल भी जाए तो लुटी हुई इज्जत तो वापस नहीं आती ना। अम्मी अब्बू ने ना मुझे किसी डॉक्टर को दिखाया, ना ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, ना किसी वकील से राब्ता किया। वो खामोशी से अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए मुझे जल्द अज जल्द ब्याहना चाहते थे। इसीलिए अम्मा अब्बा ने मेरी शादी के लिए ना ही किसी से जेवर का मुतालिबा किया और ना ही हक महर के नाम पर बड़ी रकम लिखवाई। वो जल्द अज जल्द मेरा घर बसाना चाहते थे। जब तुम्हारे भाई का रिश्ता मेरे लिए आया तो अम्मा अब्बा ने खुशी का इजहार किया। तुम लोग भी हमारी तरह के ही सादा मिजाज लोग थे। अम्मी अब्बू ने किसी से मशवरा नहीं किया और बस मेरी बात पक्की कर दी। खानदान के सभी लोग मेरे इस अचानक रिश्ते पर हैरान थे क्योंकि मैं अम्मी अब्बू की इकलौती बेटी हूँ। मुझे ब्याहने के उनके हज़ारों अरमान थे, मगर अब जो कुछ हम पर बीत चुकी थी उसके बाद हम क्या अरमान पूरे करते। हमारी इज्जत बच गई थी, यही बहुत था। मगर मुझे क्या पता था कि ये मेरी खुशफहमी होगी। उस रात मैं उन लड़कों का चेहरा देख नहीं पाई थी क्योंकि उनके चेहरों पर नकाब थे। तुम्हारे भाई ने ये इंकशाफ तो आज मुझ पर किया है कि उन लड़कों में से एक वही था। वो मेरे मुंह पर थूक कर गया है। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी शादी उसी शख्स से होगी। अगर मुझे पहले इल्म होता तो मैं डूब कर मर जाती, मगर ऐसे घटिया इंसान से शादी न करती जिसने लम्हों की तस्कीन के लिए मुझे बर्बाद कर दिया। अब तुम ही बताओ, क्या घर से लेट निकलने वाली हर लड़की पर मुआशरे के दरिंदों को उसे बर्बाद करने का हक होता है? दानिया की बातें सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मुझे तो राशिद को भाई कहते हुए भी घिन आ रही थी। दानिया की बात मुकम्मल होने के बाद मैंने जाकर अम्मी को हूबहू सारी बात बता दी क्योंकि बात अब भाभी की इज्जत की थी। अम्मी ने ये बात अब्बू को बताई तो वो भी हैरान ही रह गए। उन्हें अपने बेटे से ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। हम भी अल्लाह के मौजज़े पर हैरान थे कि कैसे भाई के सर वही लड़की डाल दी गई जिसको उसने खुद ही अपने हाथों से बर्बाद किया था। पहले बता चुकी हूँ, हमारे ख़ानदान में तलाक का रवाज तो क्या, तलाक का तस्वुर भी नहीं है। अब्बू ने भाई को साफ साफ बता दिया कि अगर तुमने दानिया को छोड़ने की बात की तो ना सिर्फ तुम्हें जायदाद से आग कर दिया जाएगा बल्कि तुम सारी उम्र हमें अपनी शक्ल न दिखाना। मेरा भाई आदतन बुरा नहीं था, खुदा जाने लम्हों की गलती उससे कैसे हो गई। शायद उसकी सोहबत का असर होगा। भाई का गुनाह उसकी बहनों को पता चल चुका था, जबकि उसका दोस्त जो उसके इस गुनाह में शरीक था उसके सामने तो वो कभी सर उठाकर जी नहीं सकता था। बिलाखिर मजबूरन भाई को दानिया को कबूल करना ही पड़ा, मगर जो जिल्लत उसने उठाई वो खुदा किसी को न दिखाए। मैंने उसे अंगारों पर लौटते देखा है और फिर वो शख्स जिसका ज़मीर मुकम्मल सोया न हो, जिसमें थोड़ी सी गैरत बाकी हो, एहसास जुर्म उसे ज़िंदा दरगूर कर देता है। कुदरत ने दानिया की मोहब्बत तो उसके दिल में डाल दी, मगर भाई का सुकून छिन गया। ज़िंदगी भर के लिए भाई सबकी नज़रों से गिर गया। हम बहनों के सामने आना तो दूर की बात, वो अम्मी अब्बू से भी कम ही मिलता था, क्योंकि जिस कदर भाई को हमने मान और इज्जत दी थी अब वो सब उससे छिन चुका था। भाई कभी पीरों फकीरों के पास जाता और कभी साइकेट्रिस्ट के पास जाता, मगर उसे दिल का सुकून नसीब न होता। पछतावे की आग ने उसका सुकून राख करके रख दिया था।
بالآخر کسی کے مشورے پر وہ سہروزے پر گیا۔ اس کے بعد یہ دورانیہ بڑھتا گیا اور بھائی نے 3 ماہ 6 ماہ تک وہاں لگا لیے۔ بھائی اب یکسر بدل چکے ہیں، سال میں تقریباً 6 مہینے روزے رکھتے ہیں اور اپنی بیوی اور بیٹیوں کا بہت ادب کرتے ہیں۔ خدا سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ دانیہ نے تو انہیں معاف کر دیا ہے، مگر شاید ابھی تک وہ خود کو معاف نہیں کر سکے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔